नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। पॉइंट ब्लैंक में हम आपको उन लोगों से मिलाते हैं जिन्हें अपने विषय का बेहद दिलचस्प और गूढ़ ज्ञान होता है। आज ऐसे ही विद्वान हमारे साथ जुड़े हैं जो न केवल राजनेता हैं, न केवल एक अच्छे संपादक हैं, न केवल एक अच्छे पत्रकार रह चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ कूटनीति के जानकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। पॉइंट ब्लैंक में मेरे साथ स्वागत कीजिए एमजे अकबर साहब का। एमजे अकबर साहब, आपका पॉइंट ब्लैंक में बहुत बहुत स्वागत है। एमजे अकबर साहब, आपका जुड़ाव पश्चिम बंगाल से रहा है। अगर मैं ये कहूं कि आपकी कर्म भूमि रही है, जन्मभूमि रही है, तो ये गलत नहीं होगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं और सत्ता परिवर्तन हुआ है। बीजेपी के आने को आप कैसे देखते हैं, वो भी 34 साल लेफ्ट के शासन और 15 साल के ममता बनर्जी के शासन के बाद? 35 साल लेफ्ट के, 15 साल ममता बनर्जी के, 10 साल भयानक कंफ्यूजन के और उसके पहले 15 साल कांग्रेस के। तो ये किस्सा कांग्रेस का खत्म होता है 1967 में। लेकिन उसके बाद एक धुंध आ जाती है बंगाल में, और धुंध के बाद फिर 35 साल ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य उस धुंध को लाल में रंग देते हैं। उसके बाद ममता बनर्जी आती हैं, उसको सबज में रंग देती है। आज जो हम फिर देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के जब इतिहास में, मतलब एक नया इतिहास रचा जा रहा है। हमको जब देखिए इतिहास एक करवट लेती है ना, तो हमें अक्सर, क्योंकि वो हमें आदत नहीं है कि हम रोज के अखबार में या रोज के टेलीविजन पे इतिहास की खबर सुने। लेकिन कभी कभी मौका आता है जब इतिहास बनता है, और ये जो है इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो इसके स्ट्रेटेजिस्ट हैं बंगाल इलेक्शन के, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, इनको दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने बंगाल को बहुत परख के, समझ के, उसके बाद जो है अपनी इलेक्टरल और डेमोग्राफिक नीति बनाई। और जो बहुत ये बीजेपी के साथ बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स, कहिए, मैं अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये अटकलें जो थे उनके सामने, उसमें एक बहुत बड़ा था बंगाल की जो कल्चरल एक्सेप्शनलिज्म है, जो बंगाली नॉर्थ की पार्टियों से एक तरह से झिझकता था। एक तरह से समझिए उसके मन में एक भय भी पैदा कर दी गई थी, और पैदा कर दी गई थी, जिसमें मार्क्सिस्ट जो आए थे उन्होंने भी किया था। क्योंकि हम मार्क्सिस्ट को नेशनल पार्टी समझते हैं, एक्चुअली रियलिटी में, सच्चाई में मार्क्सिस्ट एक रीजनल पार्टी बन गई थी, बंगाल की पार्टी बन गई थी और केरल की पार्टी बन गई। और उनके जो दो विंग्स थे वो अपने अपनी नीति पे चलाते थे। तो ये जो हर वक्त बंगालियत को सामने रखना और उसको इस्तेमाल करना बीजेपी के खिलाफ, इसको टैकल करना, या इस पहाड़ से का का मुकाबला करना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। और उन्होंने इस इलेक्शन में उसको बहुत सफलता से की। इसमें हाँ, ये बात जरूर है कि जब हमारे डेमोक्रेसी में बहुत अक्सर ऐसे मतलब चैप्टर आते हैं जब किसी के जीतने के बजाय कोई हारता है। और ममता बनर्जी ने अपनी हार में सबसे बड़ा जो उनको दोषी समझना चाहिए, वो खुद को दोषी समझना चाहिए। वो अगर अपने आईने में देख लें तो उनको पता चल जाएगा, एक दिन पता चल जाएगा। आज तो बहुत तनाव में है, आज इमोशन में है। एक दिन एकदम पता चल जाएगा कि सच्चाई जो थी, क्यों लोग नाराज हो गए, उनको सिर्फ आईने में नजर आएगा। और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है चोरी। चोरी, देखिए, मैं और आप दीपक, हम लोग सब एक जमाने में रिपोर्टिंग की है, आप तो अभी भी करते होंगे। लेकिन हमें पता है कि हमारी जनता जो है ना बेवकूफ है, और ना ही किसी से डरती है।
तो वो समझती है कि भाई डेमोक्रेसी में आप राजनीति करते हैं और राजनीति करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाह लोग खर्चा करते हैं पैसे में। लेकिन आप जब ये पैसे लेने का धंधा एक वर्ग से जब तक करते हैं, एक छोटे से क्लास से जब तक करते हैं, तब तक मान लीजिए चलता है। ममता बनर्जी ने अपने आप को और अपने मंत्रियों को धनी बनाने के लिए गरीब से पैसा चोरी करने लगी। ये जो है, इससे बड़ा जुल्म हमारे जमहूरियत में और हमारी डेमोक्रेसी में हो नहीं सकता। और उन्होंने अपने सारे पार्टी को एक लुम्पेन एलिमेंट, एक अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करता हूं, इसको हम बंगाल में मस्तान कहते थे, शब्द हिंदी में भी है। वो मस्तान एलिमेंट जो था, मस्तान वर्ग जो था, उसके हाथ में पूरा पावर सौंप दिया गया था। शायद लोग हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि बंगाल में जो देवियों की पूजा होती है, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। और जब माँ सरस्वती जिनका एजुकेशन के साथ संपर्क है, नॉलेज के साथ संपर्क है, जब लोगों ने देखा कि बंगाल और ममता बनर्जी की एजुकेशन मिनिस्टर, वो जो है छोटे मतलब स्कूल की जो टीचर्स थे, प्राइमरी स्कूल्स के टीचर थे, जिसको सरकार भर्ती करती है, उस टीचर को लेने में उन्होंने मतलब करोड़ों रुपए, उनकी जब रेड हुई और ममता के जमाने में रेड हुई, तो रेड में 20 करोड़ रुपया मिला। ये हालत होगी तो कितना पैसा कमाया होगा मुझे नहीं पता है। आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नेंस के मामले में? किस मुद्दे को सबसे पहले उठाना चाहिए और किस मुद्दे का संपूर्ण समाधान निकाला जाना चाहिए? पहले तो जो जिस मर्ज के वजह से सरकार में आए थे, उस मर्ज को तो खत्म करें, उसकी तो दवा लाए। ये जो जमीन लेवल तक करप्शन था, इसको तो एक इशारे से बंद हो सकता है। आप अपने मंत्रियों को साफ कह दीजिए कि भाई जो कुछ करना है ये तो नहीं होगा। दूसरी बात, देखिए, ये सिर्फ बंगाल की नहीं, मैं समझता हूँ देश भर की समस्या है। जो बच्चा 2000 में पैदा हुआ था वो 26 साल का हो गया। जो बच्चा 1990 में पैदा हुआ था वो 36 साल का हो गया। आप सोशल वेलफेयर स्कीम से जो मिडिल एज्ड है उनको आप शायद संभाल सकते हैं, क्योंकि मिडिल एजेस में आने के बाद इंसान जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी सच्चाई के साथ निभा लेता है कि चलो जिंदगी में ये लिखा था, निकाल लेंगे जो उम्र बाकी है। लेकिन जो यंग है, जो यूथ है, उसके तो ख्वाब होते हैं, उसके एस्पिरेशन होते हैं। और वो ख्वाब और वो एस्पिरेशन और सच्चाई के इतना इतना इतनी इतनी खाई हो चुकी थी, इतना चौड़ा चुका था कि यूथ की डिसिल्यूशन बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बंगाल में तो है ही है। और बंगाल समझिए, मेरा जब जन्म हुआ था बंगाल में, तो बंगाल देश का सबसे मतलब भाग्यवर स्टेट माना जाता है, सबसे बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैं वहां पे हुगली की नदी पे मेरा जन्म है, और हुगली के दोनों तरफ फैक्ट्री 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 फैक्ट्री। सारे बिहार से लोग आते थे बंगाल में काम करने के लिए, बंगाल से कोई नहीं जाता था। ये जो है आज का सिचुएशन है, जब बंगाल में नौकरियां नहीं है। और मैं समझता हूँ कि द री इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बंगाल, ये जो है प्रायोरिटी नंबर 1 है। मैं दावे के साथ करता हूँ, आप देखते हैं बंगाल को, आप 5 इंडस्ट्रीज का नाम बता दीजिए जो पिछले 15 साल में बंगाल में गए। बंगाल में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा है, बीजेपी समय समय पर इसे उठाती रही है। क्या बंगाल से घुसपैठियों को निकालना पॉसिबल है? देखिए, जितना हो सकता है उतना तो होगा। लेकिन अगर हम समझेंगे कि ये जितना हो चुका है उससे कितना हम वापस भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन अगर
इस सिलसिले को कहीं बंद कर सके। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, हालांकि राज्यपाल ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। आप इसे कैसे देखते हैं? तमिलनाडु में जयललिता हारी थी, वो भी इस्तीफा देती थी, करुणानिधि इस्तीफा देते थे, बड़े बड़े राजनीतिक विरोधी हार के बाद इस्तीफा देते आए। लेकिन बंगाल में क्या नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है? आप ममता की इस जिद को कैसे देखते हैं? अच्छा, 15 साल पहले जो हुआ था अगर वही समझ लेती ममता बनर्जी तो ये ऐसी हरकतें ना होती। 35 साल बाद जब सीपीएम का वहां सफाया हुआ तो बुद्ध भट्टाचार्य उस वक्त मुख्यमंत्री थे। वो क्या किए, चुपचाप शराफत के साथ, बहुत शरीफ आदमी, शराब के साथ अपना छोटे से घर में चले गए। और वो जो काडर था सीपीएम का, मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने कोई पैसा नहीं बनाया था। सबका घर जो है बहुत एक छोटा सा फ्लैट होगा या कुछ ऐसा होगा। उनकी शायद एक ही वीकनेस थी, वो सिगरेट पीते थे। तो बस चुपचाप अपना वो मतलब जो भी है छोटा मोटा जो है लेकर उठ के घर चले गए। क्योंकि वो जानते थे कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का मतलब इलेक्शन सिर्फ जीतना नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब हार को एक्सेप्ट कर ले। जब 77 में इंदिरा गांधी आ रही, उनसे ज्यादा ताकतवर कोई था? बड़ी खामोशी के साथ गई ना, इसीलिए लोग वापस लाए। मैं कहता हूं ये जो आज ये 3 दिन की जो हरकत है, आप आगे देखिएगा ये 3 दिन की हरकत इनको ज्यादा भारी पड़ेगी बनस्पत 15 बरस के 15 वर्ष के जो करतूत थे उससे। क्योंकि ये जनता नहीं मानेगी। और ये कहना जनता को जिसने आपको अभी मतलब साफ तौर पे हराया है, ये कहना जनता को नहीं तुम गलत थे या हम तुमने नहीं किया। देखिए, अगर अगर इलेक्शन में थोड़ी बहुत भी अगर अ, गलतियां होती तो जनता सड़क पे आती। ममता बनर्जी को सड़क पे आने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन जब भवानीपुर की जनता इलेक्शन रिजल्ट के बाद नाचती है, उसे वही देख के तो समझने चाहिए ना कि ये एक भूकंप हो गया है। अब भूकंप को मानो, अगर अपने घर को फिर से कामयाब करना है, अगर आपने घर को फिर से बनाना है, तो आप भूकंप की को कितना दोष दोगे? आप अपने घर को तो देखो। लेकिन मुझे नहीं लगता है, शायद बोलना उचित नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि अब खासतौर इस भूकंप के बाद जो उनका कांड था, इससे मुझे नहीं लगता है कि वो रिवाइव कर पाएंगे। क्या तमिलनाडु में थेलापति विजय ने आपको आश्चर्यचकित किया है? क्योंकि पहला ही चुनाव उन्होंने लड़ा और 108 सीटें जीत गए। देखिए, एक बहुत बड़ा एक मैसेज है सारे इलेक्शंस में। असम को छोड़ दीजिए, असम की रणनीति कुछ और रहती है क्योंकि वहाँ की डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ही अलग है। लेकिन एक मैसेज है खास तौर मैं समझता हूँ यूथ का, और ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ यूथ हो गई। जो तमिलनाडु में बंगाल में तो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब स्टैग्नेंट हो गया था, ठप हो गया था, स्टैंडर्डाइज हो गया था। लेकिन तमिलनाडु में तो इकोनॉमिक ग्रोथ 9%, 11% था। तो हम ये भी नहीं कह सकते थे कि वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ थी। लेकिन वहाँ जनता उब गई थी, थक गई थी। और खास तौर पे डेनेस्टी से थक गई थी कि अब जो है, आप तो ठीक है, आपने अपने बाप की गद्दी ली, आपको भी हमने इतना समय दिया, 10 साल दिए, ठीक है। और अब आप कह रहे हैं कि आपका बेटा जो है वो कैसा है, लायक है नालायक है मुझे नहीं पता है, लेकिन वही होगा। ये जो हम अपने पॉलिटिक्स में जो हर रीजनल पार्टीज में, कई रीजनल पार्टीज में ये हम देख रहे हैं कि हर चीज एक परिवारवाद हो गया है। वो जो है उसके खिलाफ भी एक बहुत मोमेंटम है जो कांग्रेस में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि कांग्रेस की जो हाल है वो किस लिए है? परिवारवाद के लिए।
यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस चाहती है कि वो विजय को समर्थन दे दे। उनके 5 एमएलए हैं। कांग्रेस ने डीएमके से नाता तोड़ लिया है, उसी डीएमके से जिसके साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। क्या यह कांग्रेस के कंफ्यूजन को दर्शाता है? नहीं, कांग्रेस की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, वो सिर्फ एक शख्स की मतलब जो नी जर्क रिएक्शन हम अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो नी जर्क रिएक्शन है उसमें सब कुछ चलता है। जो आदेश मिल गया वो हाँ हाँ चले जाओ। अरे, डीएमके से ज्यादा साथ शायद किसी भी नहीं दिया है। और डीएमके वो पार्टी थी, याद रखिए, अब जो वाजपेयी जी के साथ थी, तो वो एक जमाने में एनडीए के साथ होती थी। उसने लिखना, और जब कांग्रेस के पास कुछ नहीं था तब डीएमके ने कांग्रेस को 10 एमपीज देते थे। इसी दौरान अखिलेश की ममता से बात हुई, स्टालिन से बात हुई। इसी दौरान अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि मुश्किल में अपनों का साथ नहीं छोड़ते। क्या अखिलेश ने कांग्रेस पर तंज कसा है? क्या अखिलेश 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बेहतर रास्ता तलाश रहे हैं? अखिलेश ने, मैं समझता हूं कि ये कह के कि डीएमके का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, इसने उन्होंने तो कहा कांग्रेस को कि आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। तो ये जो है अक्लमंदी की बात है, नहीं छोड़ना चाहिए। और अखिलेश के साथ तो खैर, अब एक जो भी जमीन से जो आवाज उठ रही है, बंगाल देखिए, एक जमाने में कांग्रेस के सिवा कुछ नहीं होता, आज कांग्रेस के पास शून्य है, शून्य। और ये हालत हर जगह हो रही है, लेकिन पता नहीं किस दुनिया में वो गुम है। तो इसलिए बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं उनको एक तो खबर मिल गई है कि कांग्रेस जो है एक सिंकिंग पार्टी है, मतलब धस तो बहुत कुछ धस ही गया है, और बाकी जहां है वहां पर भी और धस रही है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर की बरसी हुई है। हम कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। आप तो इस विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं, इसके महत्व को समझते हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए, आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, हर प्रधानमंत्री हमारे देश के पाकिस्तान से अमन के साथ समझौता करने की एक कोशिश तो उन्होंने जरूर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, जब 2014 में उनका स्वेरिंग इन हुआ, उन्होंने नवाज शरीफ को दावत दी। उसके बाद संपर्क अपने पर्सनल रखे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि आप जो है शादी में पहुंच जाते। इतनी कोशिश की, बहुत स्पेस दिया पाकिस्तान को। लेकिन उसके बाद भी जब पाकिस्तान टेररिज्म, बदमाशी, और मैं समझता हूँ उसको पॉलिटिकल अय्याशी कही, जब उससे बाज नहीं आया, तो हमारी जो पॉलिसी अभी पाकिस्तान के साथ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिसी है। वाजपेयी जी कहते थे और लोग भी कहते थे कि भैया हम मित्र और दोस्त तो बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत का एक वर्ग सोचता है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को 3 दिन में खत्म करके गलती कर दी। यह बहुत अच्छा मौका था जब हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले पाते। आप इसे बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। क्या भारत के लिए यह संभव था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को ले लिया जाता? मैं समझता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री मोदी, जिनके पास सारी जानकारी है, जिनके पास सारे रिपोर्ट्स हैं, जिनके पास पूरा असेसमेंट है, और हमें ये भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान अब न्यूक्लियर पावर है, और पाकिस्तान के साथ कुछ मामले में तो खास तौर पे अमेरिका पीछे है, उसके साथ चीन तो खैर सहायता करता ही है। तो हम कितनी दूर तक जा सकते हैं ज्योग्राफिया बदलने के लिए? अगर सरकार चलाना टेलीविजन पे बोलने जैसा आसान होता, तो फिर कोई और बात थी। लेकिन सरकार बहुत कठिन काम है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि मैंने बहुत प्रधानमंत्रियों को देखा है कि जितनी रिस्ट्रेंट प्रधानमंत्री मोदी की जो पाकिस्तान पॉलिसी है, वो जितनी मतलब सख्त है कि अगर कुछ होगा तो जवाब जाएगा।
अब आपके फेवरेट टॉपिक पर आते हैं जिसमें आपने बहुत काम किया है, वो है मिडिल ईस्ट, वो है ईरान। ये जो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जंग चल रहा है, आपको इसके जल्द खत्म होने की उम्मीद है? आपको क्या लगता है, ईरान अमेरिका की बात मान जाएगा? तो सबसे पहले ईरान के रिजीम को हटाने के लिए अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को इस्तेमाल किया। 1980 और 1988 8 साल जंग चले। उस जमाने में तो ईरान के पास आर्मी भी नहीं थी, लेकिन वो लड़े। आज जो है, इतनी बड़ी गलती हुई है ये समझना कि ईरान जो है एक दूसरा वेनेजुएला है। लोग ये नहीं जानते हैं कि ईरान अपने सैंक्शंस के बाद जितना सेल्फ रिलायंस ईरान में आ गया है, अब दुनिया को पता चल रहा है कि कितना है। अब एक्चुअली मैं किसी भी जंग में एक होता है जिसको मैं कहता हूँ लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। आप जंग एक मकसद के लिए शुरू करते हैं और जंग खत्म होते होते वो मकसद बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अभी आप जंग लड़ रहे हैं इसलिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो खुला रहे, यही है ना। अरे ये तो जंग के पहले खुला था, तो आप जंग लड़ने की क्या जरूरत थी? अगर आपको कहना था रिजीम चेंज, रिजीम तो वही है, तो आप कैसे निगोशिएट कर रहे हैं? तो ये सब जो है पैराडॉक्सेस, ये सब जो गलतियां, ये दुनिया को एहसास हो गई है। जो कुछ हुआ ईरान के अंदर अमेरिका ने किया, दोनों तरफ से जिस तरह से अड़ी लगी हुई है, इस परिस्थिति को देखते हुए आपको लगता है कि दोनों देशों के बीच कोई परमानेंट एग्रीमेंट हो सकता है? परमानेंट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, जब थकावट आ जाती है तो लोगों को कम से कम कुछ देर के लिए आराम तो करना पड़ता है। और क्योंकि दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रधान, मतलब व्यक्ति, अमेरिका हो ईरान हो, वो हार नहीं माने। तो इसलिए वो इलाका जो है अनस्टेबल रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी अभी समझौता हो, कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट अब जल्दबाजी नहीं करेगा। ट्रम्प प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बड़ी जल्दबाजी की हमला करने में। उनको लगा कि ये तो कठपुतली एक सरकार है, इसको थोड़ा सा टटोलोगे तो ये गिर जाएगी, चूर हो जाएगी। तो वो गलत उनका इंफॉर्मेशन था, उसके बेसिस ने कुछ शुरू तो कर दिया। अब क्योंकि उनका अपना निगोशिएशंस या डील बनाने के तरीके कुछ अजीब व गरीब होते हैं। आपको लगता है कि आने वाले समय में ट्रंप के चीन दौरे पर जाने से पहले कोई समाधान निकल सकता है? निकलना चाहिए, क्योंकि सीआईए की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो इन्होंने कह दी है कि भाई आप ब्लॉकेट कर भी देंगे तो ईरान के पास इतनी ताकत है कि 4 महीने तक तो आराम से चला सकता है। और मैं समझता हूँ 4 महीने तो बहुत कम है, आराम से ईरान 4 साल चला सकता है। उसको जो है पनिशमेंट लेने की अब काबिलियत आ गई है, और उसमें नेशनलिज्म का जोश आ गया, जिसको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये जो है, अकल की बात यही होगी कि आप समझौते पे आ जाएं। आप एक चीज देखिए ना, कि इस जंग पहले शुरू होने के एक दिन पहले जिनीवा में जो टॉक्स हो रहे थे, वो टॉक्स बड़े सफल थे। और उस टॉक्स में दोनों साइड ने ऐलान कर दिया था कि यूरेनियम एनरिचमेंट पे भी समझौता हो गया। और जो अमेरिका ने जिस लैंग्वेज के ऊपर इंसिस्ट किया था, उस पे भी ईरान मान गया था। तो क्या पागलपन पड़ी थी? क्या आपको लगता है कि यह लड़ाई अमेरिका के वर्चस्व की है? देखिए, जब किसी की ताकत होती है, जिसे हम हेजेमनी कहते हैं, जिसकी हेजेमनी हो, तो वो तो स्वाभाविक है कि अपनी जो सुपीरियरिटी है उसको कायम रखेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो हर पावर और सुपर पावर करता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब दुनिया बदलती है तो सुपर पावर को भी समझना पड़ता है कि मेरे पावर में कुछ कमी तो आई। अब जो मैं समझता था कि मैं, जिसको कहते हैं ना, अंग्रेजी में गोलायत था, मुझे कोई नहीं हरा सकता था। अरबी में और कुरान शरीफ में उसको जलूत कहते हैं। और दूसरी तरफ कोई ना कोई डेविड या दाऊद आता है, और जब वो स्लिंग, उस जमाने का मिसाइल होता है, तो वो ड्रोन और स्लिंग लेके आता है। आपके $4 मिलियन और $5 मिलियन मिसाइल के खिलाफ $20,000 में
आपको निपट देता है। बहुत बहुत शुक्रिया एमजे अकबर साहब, आपने जी। बहुत सारी बातें हमें बताई। आपसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है। आपने राज्यों के चुनाव के बारे में हमें बताया, आपने ऑपरेशन सिंदूर पर अपना आकलन पेश किया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध में और धन्यवाद क्या बहुत होने दीपक। वाला है। आपका थैंक यू। बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो अगले हफ्ते एक और हस्ती से हम आपको मिलाएंगे पॉइंट ब्लैंक में। तब तक के लिए नमस्कार।